दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 किताब जो पृथ्वी और हमारा जीवन है उससे जो भी पॉइंट आपके बनने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो हमने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और शुरू करते हैं वीडियो को। पहला आपका क्वेश्चन देखो दिया गया है, पॉइंट है आपका कि पृथ्वी की आंतरिक परतें क्रमशः हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक परतें जो आपकी दी गई हैं ये क्रम से हैं। सबसे पहले है भूपर्पटी, ऊपरी सबसे हिस्सा है, फिर उसके बाद ऊपरी मेंटल आएगा, फिर निचला मेंटल आएगा, आंतरिक क्रोड आएगी और बाह्य क्रोड आएगा। इस प्रकार से आपके सीरियल से दिए गए हैं, एक क्रमशः आपको याद कर लेना है। आपका क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं और उसमें आपके 3 जो ऑप्शन थे उसमें भूपर्पटी और मेंटल और क्रोड ये दिया हुआ था। ये सीरियल से लगाना था उसमें। तो आपको ध्यान रखना है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड ये भी आपको दे सकता है और कभी कभी ये पार्ट भी आपको दे सकता है। तो आपको ये चारों याद करना है, जो आ जाए वो लगा देना है। दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है कि भूपर्पटी में सिलिका एवं एल्युमिनियम के अधिकता के कारण इसे सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। तो ध्यान रखना, भूपर्पट पूछ सकता है कि भूपर्पटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो सियाल को जाना जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है, भूपर्पटी में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो सिलिका मीन्स होता है सिलिका SI और एल्युमिनियम आपका AL, ये पाए जाते हैं और इसकी अधिकता के कारण ये दोनों मिला के नाम बना SiAl, तो बन गया सियाल। ठीक है, तो सियाल पाई जाती है कहाँ, तो भूपर्पटी में पाई जाती है, ध्यान रखना। अगला आपका देखो क्वेश्चन बन सकता है कि मेंटल को सीमा कहते हैं, मेंटल को सीमा कहते हैं। तो सीमा का मतलब ये है, यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। Ma से होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सीमा कहा जाता है मेंटल को। निफे को निकेल और फेरस इसमें पाए जाते हैं। जो आपका निफे होता है, जो क्रोड होता है, उसको हम निफे भी कहते हैं। चौथा नंबर आपका देखो पॉइंट दिया गया है, क्रोड को निफे भी कहते हैं। यहाँ पर को है, ध्यान रखना। क्रोड को क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। और निफे का मतलब है यहाँ पर निकेल पाया जाता है और Fe मतलब फेरस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो ये दो धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निफे कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि क्रोड में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो निकेल और फेरस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लिखी हैं। सेल के प्रकार, अब सेल के प्रकार भी पूछ सकता है, कौन सा सेल का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना देगा और 4 ऑप्शन देगा और एक कोई दूसरा दे देगा। तो अग्नेय सेल होती है, परतदार सेल होती है और रूपांतरित सेल होती है। ये 3 प्रकार की सेल होती हैं। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इन सेलों के बारे में। सेलों के बारे में क्या है, देखो 6 नंबर पॉइंट आपका दिया है, अग्नेय सेल। अग्नेय सेल जो होती हैं इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये दोनों अलग अलग उदाहरण हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है, ये प्राथमिक चट्टानें हैं, अग्नेय सेल कहलाती हैं। अगला 7वां वाला दिया गया है, परतदार सेल क्या होती हैं, तो इसमें बलुआ पत्थर आ जाएगा आपका, और स्लेट आ जाएगा, कोयला आ जाएगा और खड़िया आ जाएगी, खड़िया वाली मिट्टी है ना। तो ये आज 4 उदाहरण आपको याद रखना है, परतदार सेल के उदाहरण होते हैं। 8वां आपका दिया है, रूपांतरित सेल क्या है, तो रूपांतरित सेल जो होता है वो संगमरमर होता है और ग्रेफाइट दिया होता है और हीरा दिया जाता है। तो ये आपका ध्यान रखना है, ये यहाँ पर ग्रेफाइट लिखा है। तो इस प्रकार से आपके देखो अग्नेय सेल, परत सेल और रूपांतरित सेल, इनके उदाहरण आपको याद कर लेना है। उदाहरण ही पूछ सकता है, मान लो पूछ लेगा, देगा कोयला, कोयला किस प्रकार की चट्टान के अंतर्गत आता है, ऑप्शन में आपको दे देगा। तो कोयला क्या होता है? परतदार सेल होता है, परतदार चट्टान होता है। नेक्स्ट आपका देखो 9 नंबर दिया गया है कि वलित पर्वत। अब ये वलित पर्वत क्या है? वलित पर्वत क्या होते हैं? पृथ्वी की जब दो चट्टानें, जब पृथ्वी की 2 चट्टानें आपस में मिलती हैं तो उसमें घुमावदार या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इनके उदाहरण आपसे पूछ सकता है, बस और कुछ नहीं पूछेगा। हिमालय पर्वत क्या है? एक मोड़दार पर्वत है जो कि भारत में है। और आल्पस पर्वत, एटलस पर्वत, रॉकीट पर्वत,
और एंडीज पर्वत, ये आपके पर्वत हैं जो वलित पर्वत हैं। क्या हैं? वलित पर्वत हैं, मोड़दार पर्वत हैं। 10 नंबर पॉइंट दिया गया भ्रंश पर्वत। ये भ्रंश पर्वत क्या होते हैं? जब दो पर्वत जो है बीच से टूट जाते हैं और दो पर्वतों का निर्माण हो जाता है तो वहाँ से भ्रंश पर्वत या भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी घाट, ये सब क्या हैं? ये भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं, अर्थात ये भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। तो इनको आप ध्यान रखना, ये क्या हैं? जो भी ऑप्शन में होगा वो आपको लगा देना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आ सकता है। सबसे गहरा महासागरीय गर्त है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। ठीक, ये आपने जीके में पढ़ा होगा। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। 12 नंबर आपका दिया गया है कि सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हमने 2 उदाहरण आपके लिखे हैं और यही उदाहरण अगर पूछेगा तो यही उदाहरण पूछेगा, एटली और स्ट्राम्बोली। इटली और स्ट्राम्बोली, इटली आपका इटली का है, स्ट्राम्बोली भी कहाँ का है? इटली का है। दोनों आपके ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। और ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, अर्थात हर समय इनमें से लावा होता है वो निकलता रहता है। 13 नंबर पॉइंट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, वेरी आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, क्या है? वेरी आईएमपी प्रश्न है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ये हर समय जलता रहता है, हर समय इसमें से लावा निकलता रहता है। तो जो भूमध्य सागर है उसके आसपास जो क्या होता है? प्रकाश हर समय विद्यमान रहता है, इसी कारण इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर दिया गया सुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, या सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सुप्त ज्वालामुखी में आपका आता है फ्यूजियामा, जापान में है, ये ध्यान रखना। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। और विसुवियस इटली में है। ये क्या है? सुप्त ज्वालामुखी हैं। और 15 नंबर आपका पॉइंट दिया गया है शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो म्यांमार का अगर पूछेगा तो यही आपसे पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारे, आपको ज्वालामुखी 5 ज्वालामुखी के नाम हमने बताए हैं, ये पाँचों में से कोई एक तो कन्फर्म आना ही आना है। अगला प्रश्न आपका देखो, 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भूकंप तीव्रता को मापते हैं। तो भूकंप तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। यहाँ पर लिखा है रिक्टर पैमाने पर। तो 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर क्या है? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं तो रिक्टर पैमाने पर। 17 नंबर देखो पॉइंट दिया गया है कि वी आकार की घाटी का निर्माण कहाँ से होता है? तो नदी द्वारा होता है। ध्यान रखना, ये आपका भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, ये वाला और यू आकार की घाटी वाला, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। प्रश्न आपका दिया गया है कि वी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा होता है और यू आकार की 20 नंबर में आपका देखना है यू आकार की घाटी किससे बनती है? हिमानी द्वारा। तो थोड़ा अंतर करके पढ़िएगा इसको, यू आकार की घाटी नदी द्वारा बनती है और वी आकार की घाटी नदी द्वारा और यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा बनती है। ठीक है, तो ये आप जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। अगला देखो 18 नंबर दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजला। एंजला जलप्रपात ये वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर पाएंगे और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा आपका दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, एक एक क्वेश्चन इसमें से आप रट लीजिए, पक्का है यहीं से आना है। 21 नंबर आपका देखो दिया गया है पॉइंट, जहाँ बहती नदी मोड़ बनाती है। जहाँ पर बहती नदी मोड़ बनाती है तो उसको विसर्प कहते हैं। ठीक, आपकी पुस्तक में अच्छे से लिखा गया है और दिखाया भी गया है। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी गार्ज घाटी को क्या कहते हैं? गार्ज। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी और सकरी घाटी को गार्ज कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है वायु में गैसों का मिश्रण क्या है? वायु में गैसों का मिश्रण पूछ लेगा भाई, नाइट्रोजन कितने % है या ऑक्सीजन कितने % है? तो ये आपको बताना होगा। तो नाइट्रोजन आपका 78% होता है, ऑक्सीजन आपका 21% होता है और बाकी 1% में सारी गैसेज होती हैं, जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन वो नियान हो गया, हीलियम हो गया, ये सारी गैसें होती हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, ये दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमने लिखा है। बहुत ज़्यादा आपको बताने की कोशिश नहीं की है, जितना आप याद कर सकें उतना हमने बताया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी आपको याद कर लेना है। 24 नंबर देखो पॉइंट दिया गया है, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें देखो आपको क्रम से याद करना है। सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, और फिर आपका समताप मंडल आएगा, फिर मध्य मंडल आएगा, और फिर आपका आयन मंडल आएगा, और फिर आपका बाह्य मंडल आएगा। तो ये 5 मंडलों को आपको याद रखना है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर कंफर्म बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल में क्या है। क्षोभ मंडल में देखो लिखा है कि ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, और कितनी कमी आती है, तो 6 यानी 6.5 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ठीक है, यानी तापमान में कमी आएगी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न दिया गया है कि मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था ये कि मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। जैसे कि आपका कोहरा है ना, और बरसात, बादल, बिजली का चमकना, ये सब मौसमी घटनाएं जो कुछ है वो सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ऊपर कुछ नहीं है। अगला दिया गया है ओजोन मंडल। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। और 27 नंबर देखो पॉइंट इसमें दिया गया है कि उल्कापात। उल्कापात क्या होता है, यानी आपने कभी कभी आकाश में देखा होगा तारा गिरते हुए, मतलब तारा गिरते हुए गिरते गिरते और वहीं पर विलुप्त, थोड़ी देर बाद क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, तो उसको कहते हैं उल्कापात। तो उल्कापात और टूटता तारा ये कहाँ पर होता है, तो मध्य मंडल में होता है। किसमें होता है, मध्य मंडल में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रेडियो तरंगें, 28 नंबर देखो पॉइंट दिया गया, रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित होती हैं। तो ये कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो आयन मंडल से। कहाँ से परावर्तित होती हैं, आयन मंडल से ये परावर्तित होती हैं। तो ये आपका देखो ध्यान देना, इसको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगला देखो क्वेश्चन दिया गया है कि 29 नंबर है, बाह्य मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जितना भी आपका जैसे एडुसेट हो गया, जो आप पढ़े होंगे ना, एडुसेट हो गया, या आपका कोई और कृत्रिम उपग्रह है, आर्यभट्ट वगैरह, ये सब कहाँ जो है स्थापित किए जाते हैं, तो ये स्थापित किए जाते हैं आपके कृत्रिम उपग्रह बाह्य मंडल में, है ना, सबसे लास्ट वाले मंडल में इसको स्थापित किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर पॉइंट आपका कहता है कि वायु दाब मापी, यहाँ पर मापी है, ध्यान रखना, यहाँ पर माँ बना लेंगे। वायु दाब मापी आपका देखो बैरोमीटर है, और बैरोमीटर वायु दाब जो होता है उसको मिली बार में मापते हैं, यानी इकाई आपकी मात्रक दिया गया है मिली बार। कुछ भी आपको पूछा सकता है, जैसे पूछ सकता है कि वायु दाब को किस इकाई में मापते हैं, तो मिली बार में मापते हैं। और पैमाना क्या होता है, यानी यंत्र कौन सा होता है, तो बैरोमीटर होता है। सेम इसी प्रकार से लिखा है 31 नंबर पॉइंट, आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आर्द्रता मापने वाला यंत्र है आपका आर्द्रता मापी यंत्र। ठीक है, तो इसको आप याद कर पाएंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका देखो पॉइंट दिया गया है, पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाला बल कौन सा है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी मॉडल पेपर में हमने देखा है। तो पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाला बल कौन सा, तो कोरियालिस बल होता है, जो पवनों को, जैसे मान लो पछुआ हवा को जो है उत्तर की तरफ मोड़ देना या दक्षिण की तरफ मोड़ देना, तो जो बल होता है वो कोरियालिस बल कहलाता है। 33 नंबर आपका देखो दिया गया है कि वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विक्षेपण कहलाती है। ध्यान रखना है इसको, वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया विक्षेपण कहलाती है। 34 नंबर पॉइंट दिया गया स्थानीय पवने। अब इनके नाम आपको याद रखना है कि जो स्थानीय पवने हैं, जो हवाएं हैं, उनको अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे लू आपका भारत में लू कहते हो, जब आप गर्म हवाएं चलती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनको लू कहा जाता है। और चिनूक, अमेरिका में चिनूक हवाएं चलती हैं। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला दिया गया है ब्लीजर्ड, ये कनाडा और साइबेरिया में पाई जाती हैं। कहाँ पर, कनाडा और साइबेरिया में ब्लीजर्ड, ये ठंडी हवाएं होती हैं।
बर्फबारी के साथ में चलती हैं। ठीक ठीक, ध्यान रखना है इसको। 34 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, 35 नंबर जाएगा, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल और 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। यानी पृथ्वी पर 71% जल है और 29% आपका स्थल भाग है। 36 नंबर क्वेश्चन जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये भी आपको मालूम होगा, ध्यान रखना, ये बहुत ही आसान पॉइंट था। 37 नंबर दिया गया है कि पृथ्वी का 97% जल महासागरों में पाया जाता है। पीने योग्य जल 0.03% है। पीने योग्य जल जो आपका दिया गया है 0.03% है। और पृथ्वी पर कुल मिला के 97% जल महासागरों में पाया जाता है। महासागरों में खारा पानी होता है, पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपका देखो यहाँ पर भी आपका एक पॉइंट इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर नंबर ही नहीं है। ज्वार भाटा, यहाँ पर ज्वार भाटा लिखा है। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा आने का कारण है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा समुद्र में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 38 नंबर देखो दिया गया है, दीर्घ ज्वर क्या होता है? बृहद ज्वर। दीर्घ ज्वर को ही बृहद ज्वर कहते हैं। और ये कब आता है? तो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन आता है। महीने में 2 बार आता है, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न आपका दिया गया 39 नंबर पॉइंट है, निम्न या लघु ज्वार, निम्न या लघु ज्वार कृष्ण व शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आता है। निम्न व लघु ज्वार। और दीर्घ ज्वार की बात करेंगे तो पूर्णमासी और अमावस्या को। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गौर करेंगे कि कब कब आता है। तो दीर्घ और बृहद ज्वर आपका पूर्णमासी और अमावस्या को आता है। और वहीं निम्न ज्वर जो होता है, निम्न ज्वार जो होता है, लघु ज्वार जिसको कहते हैं, वो कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। ये सब क्या होता है? ये सब कारण होता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ। इसी कारण समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला दिया गया है गर्म जलधाराएं हैं। ये आपका पूछा गया था कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो आपकी ये गर्म जलधारा है। यहाँ पर हमने लिखा है कि गर्म जलधाराएं, तो इसमें हमने 2 धाराओं का नाम लिखा है। और सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं? ध्रुवों की ओर जाती हैं। और ये लाल रंग की होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये किस रंग की होती हैं? लाल रंग की होती हैं। और गल्फ स्ट्रीम जो कि आपकी अटलांटिक महासागर में है। और क्यूरेशियो की जलधारा, ये आपका ध्यान रखना, क्यूरेशियो की जलधारा भी गर्म जलधारा है। और ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो इन 2 को ध्यान रखना है, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरेशियो। ये दोनों क्या हैं? जलधाराएं, गर्म जलधाराएं हैं। और इन जहाँ पाई जाती हैं वो हमने आपके नाम भी बता दिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? 41 नंबर है, ठंडी जलधाराएं हैं, नीले रंग की होती हैं ये। ठीक है, यानी बर्फ़ का पिघली और उसके बाद वो तुरंत जो है समुद्र में आके मिल गई, तो वहाँ पर ठंडी जलधाराओं का निर्माण होता है। जैसे कि लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा कहाँ पर है? तो ये आर्कटिक महासागर में है। और क्यूराइल की जलधारा, ये भी आपकी क्या है? ठंडी जलधारा है। क्यूराइल और क्यूरोशियो, ठीक है, 2 ध्यान रखना। क्यूरेशियो की जलधारा गर्म जलधारा है। और क्यूराइल की जलधारा कहाँ पर है? वो ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है। और वहीं आपकी जब बात करेंगे हम गल्फ स्ट्रीम की, तो वो आपकी गर्म जलधारा है। ध्यान रखना, ये जलधाराओं के नाम, उदाहरण आपको 2-2, 4 उदाहरण आपको याद कर लेना है। इसी से अगर आएगा तो यही आएंगे। 42 नंबर देखो पॉइंट दिया है, प्लैंकटन क्या है? तो प्लैंकटन आपका समुद्री घास होती है। जहाँ पर समुद्री जो गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, तो वहाँ पर प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है। प्लैंकटन नामक घास का जन्म होता है। और ये प्लैंकटन नामक घास जो होती है मछलियों को बहुत अच्छी लगती है। मछलियों की पैदावार वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर मछली पालन का काम बहुत अच्छे से होता है। तो ध्यान रखना, प्लैंकटन एक समुद्री घास है, इसको मछलियाँ खाती हैं। और ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो ये जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ पर इस घास का उत्पन्न होती हैं घासें।
43 नंबर आपका पॉइंट जाएगा, समुद्र में तैरता हुआ विशाल हिमखंड क्या कहलाता? तो आइसबर्ग कहलाता है। यानी आइस मीन्स होता है बर्फ, आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ, वर्ग मीन्स खंड, तो बर्फ का खंड यानी हिमखंड। तो ये आपका हो जाएगा समुद्र में तैरता हुआ विशाल हिमखंड, जिसको आइसबर्ग कहते हैं। 44 नंबर पॉइंट आपका दिया गया है, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? तो वान झील आपकी दी गई है। विश्व की सबसे खारे पानी वाली झील क्या है? तो वान झील है, तुर्की में पाई जाती है।